नमस्कार। कृषि जगत की तमाम खबरों के साथ लेकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि विकास के आपके रास्तों को प्रशस्त कर सकें, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े तमाम व्यवसायों की नवीनतम जानकारियों को आपसे साझा कर सकें। साथ ही साथ हमेशा हम आपको मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से, ताकि उनकी खास जानकारियां आपके काम आ सकें। आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी कुछ होंगी ऐसी ही कोशिशें, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों को फूलों की खेती का मुफ्त प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही सरकार। फ्लाई ट्रैप के प्रयोग से कीट नियंत्रण कर सकते हैं किसान। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी माउंट हैरो डिस्क मशीन। राज्य सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। इसी उद्देश्य से किसानों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए राज्य से बाहर भेजा जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इसके लिए कृषि विभाग ग्रुप बनाकर किसानों को बंगाल भेजने का काम कर रही है। इस प्रयास के तहत वहां के किसानों से यहां के किसान जानकारी लेंगे। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल। बिहार में गेंदे की खेती को प्रोत्साहित करने और गेंदे के पौधे जो बीज होते हैं, जो बिचड़े जिसको बोलते हैं, वो तैयार बिहार में हो, उसके लिए ये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जहां हमारे किसान अन्य राज्यों में जा करके वहाँ की अच्छी तकनीक को समझ के आएंगे और यहाँ जो बिहार का अनुभव है वो वहाँ साझा करेंगे। ये नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। और अब बिहार में गेंदे का बीज का उत्पादन बिहार में हो, इसके लिए हम लोग कई प्रकार की सहायता भी देने जा रहे हैं किसानों को। और किसानों को इसके लिए सिंचाई की सुविधा, तकनीक की सुविधा और अच्छे बीज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसानों को कम कीमत में गेंदे के बिचड़े उपलब्ध हो पाए। किसान भाई बहनों, इन दिनों आप गेहूं की फसल अपने भूमि में लगा चुके होंगे, तो फसल की बेहतर बढ़वार के लिए पहले सिंचाई कर दें, क्योंकि बुवाई के बीच से 25 दिनों के अंदर सिंचाई करना जरूरी है। इससे पौधों की बढ़वार जल्द होगी। सिंचाई के तुरंत बाद आप नेत्रजन का प्रयोग भी अवश्य करें। किसान भाई बहन, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, जैसे कि मेंथा। यदि आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आसपास के बाजारों में इसकी मांग को ध्यान में रखकर ही करें, क्योंकि इसके बाजार भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही अच्छे उत्पादन की प्राप्ति के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का भी प्रयोग करें। किसान भाई बहनों, मेंथा यानी कि जापानी पुदीना की खेती काफ़ी लाभकारी है। फरवरी या मार्च के महीने में इसकी बुवाई का उपयुक्त समय है। इसके उन्नत प्रभेदों में MAS 1, कालका, कोशी, गोमती और हिमालय आदि का प्रयोग करके आप बेहतर फसल ले सकते हैं। साथ ही बाजार में सही तरीके से विपणन कर ज़्यादा आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, आपके फसलों को कीट के आक्रमण का खतरा अमूमन होता ही है। कीटों के प्रकोप से फसल की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है, किंतु कीट नियंत्रण हेतु रसायनों का प्रयोग भी सुरक्षित नहीं है। कीट से फसल के बचाव के लिए फ्लाई ट्रैप लगाकर कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे आपकी फसल पर दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फसल के साथ साथ लोग भी स्वस्थ रहेंगे। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है, वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हैरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू
3000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2800 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 3800 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, लेकिन बारी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ, तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से। क्रॉप रेसिड्यू जो होता है 80% फसल अवशेष जो है खेत में ही रह जाता है, तो उसको प्रबंधन करने के लिए किसान भी अक्सर क्या करते हैं, उसको जो जला देते हैं जाने या अनजाने में, तो वो समाधान नहीं है। इसके लिए हम या तो बेलर का उपयोग करें, जो समेट के जो है उससे हम कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने नजर डाली कृषि से जुड़ी समाचारों पर। आपने जाना नवीनतम मंडी भाव के बारे में, आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, क्योंकि मौसम की बड़ी अहम भूमिका होती है कृषि जगत में। साथ ही साथ आपने एक सुनी अपने ही सफल साथी के सफलता की कहानी। उम्मीद करेंगे कि आप में से कुछ लोगों की सफलता की कहानी हम आपके बाकी साथियों से साझा कर सकें। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और अब बारी है इस भेंटवार्ता की। संरक्षण कृषि, आज के डेट में इसका बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है, ताकि जो कृषक बंधु हैं उनका विकास तो सुनिश्चित हो ही, उन्हें नुकसान से कैसे बचाया जा सके। तो संरक्षण कृषि के बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है संरक्षण कृषि। ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें हमारे किसान भाइयों को कम मेहनत, कम लागत और कम समय में वो अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं इस कृषि प्रणाली को अपना करके। आज हमारे साथ जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह SRF। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि संरक्षण कृषि क्या है और इसके 3 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 3 प्रमुख सिद्धांत उसके हैं। पहला सिद्धांत है न्यूनतम जुताई, दूसरा है इसमें क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, फसल औसत प्रबंधन, और तीसरा इसमें आता है सिद्धांत में फसल चक्र। पहला न्यूनतम जुताई हमारी इसलिए आवश्यक है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। सिंपल सरल भाषा में, किसान की भाषा में बात करें तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों की लागत को बढ़ाती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं, वैसे उन चीज़ों को जो है हम खेती से बाहर कर दें और उन चीज़ों को लाएं जो इसे ठीक करें। जैसे कि न्यूनतम जुताई, बिना जुताई किए हम फसल की बिजाई कैसे करें। 0 टेज प्लांटर, हैप्पी सीडर का उपयोग करें, जो एक ही बार में उसमें सीड बॉक्स, फर्टिलाइजर बॉक्स लगे होते हैं, जो एक ही बार में बीज बोने और फर्टिलाइजर देने का काम करता है। और दूसरा इसमें है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन। जैसा कि बिहार जैसे स्टेट में जो है धान की व्यापक खेती होती है, और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कंबाइन से ज़्यादा धान की कटाई होती है। और तो ऐसे में क्रॉप रेसिड्यू जो होता है 80% फसल अवशेष जो है खेत में ही रह जाता है, तो उसको प्रबंधन करने के लिए किसान भी अक्सर क्या करते हैं, उसको जो जला देते हैं जाने या अनजाने में, तो वो समाधान नहीं है। इसके लिए हम
या तो बेलर का उपयोग करें, जो समेट के जो है उससे हम कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं, या कंबाइन में एसएमएस स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जो है लगा, उसमें जो है जो पराली को बिखेर देता है, और स्ट्रॉ चॉपर का उपयोग करें, श्रब मास्टर का उपयोग करें, जिससे जो है वो धरती माता का इसे आहार बनाएं। और तीसरा आता है फसल चक्र। फसल चक्र जो है आवश्यक है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि धान गेहूँ लेने के कारण जो है हमारा एक ही तरह के इंसेक्ट वीड्स जो है ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम जो दलहनी फसलों का समावेश करें, जैसे कि अगर राइस व्हीट ले रहे हैं तो मेज मस्टर्ड ले लें, और राइस व्हीट मूंग ले लें या ढैचा ले लें गर्मा में, तो इससे हमारा जो है इंसेक्टिसाइड्स वीट के सप्रेशन जो है ब्रेक हो जाएगा, साइकिल जो है इनका। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि संरक्षण कृषि महत्वपूर्ण क्यों है और इसे अपना करके हमारे किसान भाई कैसे अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। हाँ मैडम, जैसा कि आपने कुछ सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। संरक्षण कृषि इसलिए आवश्यक है क्योंकि ज़्यादा जुताई करने से हमारी मृदा का प्रदन होता है, और कम जुताई करके जो हम जब बुआई करते हैं तो मृदा में नमी बनी रहती है, और मृदा की संरचना में भी सही रहता है हमारा, जिससे जो वातावरण आजकल जो है बदलते मौसम में, जैसे बाढ़, सूखा और जो परिवर्तन आ रही हैं जलवायु में, उससे हम बच सकते हैं। तो संरक्षण कृषि हमारे किसान बंधुओं को जो है इसमें जो है अपनाना चाहिए, जिससे कि मृदा में सुधार हो सके, और इसमें नवाचार और तकनीकी की बहुत ज़रूरत है। जैसे नए नए तकनीकों को हम अपनाएं, भूमि की समतलीकरण के लिए जो है हम लेजर एंड लेवलिंग का उपयोग करें, ग्रीन सीकर का उपयोग करें। न्यूट्रिएंट्स हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो बैलेंस फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, और ग्रीन सीकर का उपयोग जो हम लोग नाइट्रोजन ज़्यादा उपयोग करते हैं यूरिया का, कहीं जो आवश्यकता अगर 15 किलो के है तो हम एक 50 kg का कट्टा ही डाल देते हैं। वो ना करके एक ग्रीन सीकर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम नाइट्रोजन को जो है माप सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उसका कास्ट भी नहीं है। हमको लगता है कि 20 से 40 रुपये में उपलब्ध हो जाता है वो। उसका इस्तेमाल करें किसान भाई, और उसमें उसको चेक करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, हम क्रॉप के पास ले जा सकते हैं, और उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं। उस सेंसर से हम लोग देख सकते हैं, और एक ऐप आता है यूरिया कैलकुलेटर, उसमें जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को डालेंगे, और 3 भाषा में अवेलेबल है वो, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो जो भाषा आपको समझ में आती है उस भाषा का चयन करें उसमें, और उसके बाद एरिया डाल दें, कौन सा क्रॉप है वो डाल सकते हैं, कितने दिन का क्रॉप है वो भी डाल सकते हैं उसमें हम, और उसके माध्यम से उसमें जो है कैलकुलेटर में आ जाएगा कि इतने एरिया में कितना यूरिया की आवश्यकता है। तो उससे क्या है कि अगर 15 kg आता है तो 15 kg ही यूरिया का इस्तेमाल 1 एकड़ में करें। नहीं तो हम क्या करते हैं, 50 kg का बोरी खोलते हैं और उसे डाल देते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल में जो है नाइट्रेट गैस जो है जाता है, और मानव स्वास्थ्य पे भी इसका और मिट्टी पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सर, हमारे जो नए जो किसान भाई हैं जो कि पहली बार किसानी करने जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैडम, मेरा युवा किसान साथियों से यही सुझाव है कि वो तकनीकी को अपना के जो है वो आगे बढ़ें। तब गवर्नमेंट का भी एक प्रोग्राम है आर्या प्रोजेक्ट, जिसमें अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, युवाओं को कैसे आकर्षित करें खेती की तरफ। आज का युवा पीढ़ी जो है खेती से में बिल्कुल नहीं आना चाहता है, उनका जो है पलायन आए दिन होते जा रहा है। तो युवाओं को आने के लिए गवर्नमेंट को भी इसमें सिक्योर करना होगा कि उनके लिए कैसे आकर्षित करें। इसके लिए उनको जो है वर्ष भर की आय कैसे हो सके, उनका केवल जीविकापार्जन का ही साधन न बनकर रह जाए कृषि, उनका आय कैसे सुदृढ़ हो, इसको लेकर जो है नई तकनीकी और गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट उनको मिले। और जैसे IFS मॉडल हुआ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हमें कई तरह के से आय वर्ष भर कैसे हम कर सकते हैं, और भी कई सारी तकनीकी हैं, उनको अपना के जो है हम वर्ष भर का आय जो है का साधन बना सकते हैं। सर, आप हमारे किसान भाइयों को संरक्षण कृषि के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो अब बारी है सरकार की कृषि योजना पर आधारित इस मनोरंजक फीचर फिल्म की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है।
एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाईब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाईब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे, जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे, और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। सरकार की नीतियां हो, हमारे विशेषज्ञों की सलाह हो या फिर नवीनतम जानकारियां हो, इन सभी प्रयासों का मतलब सिर्फ एक ही है
कि आप विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। जुड़े रहिए कार्यक्रम से ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।